ठीक है, टॉपिक नेम इज बडिंग। अब सिंपली आता है बेटा बडिंग का क्या मतलब है। तो बडिंग जो होता है दैट इज शोन बाय द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बडिंग शो करता है उसका एग्जांपल है बेटा यीस्ट। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी बुक में एग्जांपल दे रखा है दैट इज हाइड्रा। हाँ बच्चा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैम आपने मुझे नहीं दी परमिशन मैम, हर्ष को मैम ये दिखा रहा है मैम, नॉट गिवन परमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग। किसको बेटा? हर्ष को? यस मैम। अच्छा, हर्ष आज आपके में है ही नहीं बेटा। ठहर जा, एक मिनट देखती हूँ। हर्ष 10F2 के नाम से दे दो मैम। हर्ष 10F2। ओके बेटा, सॉरी। एक मिनट बच्चा, मैं बोल रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमारी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है दैट वाज हाइड्रा। ठीक है, बाकी बर्डिंग और भी लोअर ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में हाइड्रा का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बर्डिंग कर रहा है, और यूनिसेल्यूलर में यीस्ट। अब बात यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या आती है दिमाग में बच्चे, वो ये आती है कि भाई मैम यीस्ट तो यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, और इट विल गिव राइज टू अ न्यू सेल, ठीक है, तो इसको हम बाइनरी फिशन क्यों नहीं बोल सकते? भाई एक मदर सेल गिव राइज टू डॉटर सेल, तो हम इसको बाइनरी फिशन क्यों नहीं कह सकते? तो बेटा बाइनरी फिशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बाइनरी फिशन में वन मदर सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल, यानी जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगे दैट विल बी ऑफ इक्वल साइज। जबकि बडिंग में क्या है, जो मदर सेल है और डॉटर सेल है उनके साइज में डिफरेंस है। मदर सेल इज लार्जर इन साइज while the daughter cell is smaller in size। तो ये चीज डिफरेंस आ जाता है, दैट्स व्हाई यीस्ट यूनिसेल्यूलर होते हुए भी क्या शो करते हैं बेटा? बडिंग शो करते हैं। ठीक है, अब आता है हाइड्रा में कैसे बडिंग होती है। तो सिंपली हाइड्रा जो होता है इट इज अ सेसाइल। सेसाइल मतलब जो लोकोमोट नहीं कर सकता, विच रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, उसके साथ अटैच रहता है सबस्ट्रेटम पर बाय द हेल्प ऑफ पीडल डिस्क। ये जिससे अटैच रहता है, ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर में आएगा, पीडल डिस्क। हाइड्रा रिमेन अटैच विद द हेल्प ऑफ पीडल डिस्क। हाइड्रा में ऊपर की तरफ ये हाइपोस्टोम होते हैं जिसमें इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली बर्ड कहाँ डेवलप होएगी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ड कहाँ डेवलप होएगी। बर्ड डेवलप एट द लोअर हाफ, यानी जो हाफ पोर्शन है उसके लोअर साइड, हाफ पोर्शन के अपर नहीं। तो हाफ पोर्शन के लोअर साइड में सम ऑफ द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, कुछ सेल डिवाइड करने लगेंगी, और डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करेंगी, डिवाइड करेंगी, और अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ बर्ड। और बर्ड बाद में क्या डेवलप कर लेगा बेटा? टेंटिकल्स। जैसे ही टेंटिकल डेवलप करा, दिस विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, remain attached to the substratum and act as a independent hydra, independent hydra की तरह काम करेंगे। तो that is called as bud। तो bud usually क्या होता है बेटा कि budding daughter
daughter cell is formed by the प्रोजेक्शन मतलब एक साइड से निकलते हैं, प्रोजेक्शन एट वन साइड, एक साइड से जब प्रोजेक्ट आउट होता है तो बडिंग होती है, आइदर इन द ईस्ट और इन द हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी स्पेसिफिक साइट कौन सा वाला साइट होएगा हाइड्रा में? लोअर हाफ, ठीक है, जो लोअर हाफ पोर्शन है उसमें स्पेसिफिक साइट पर, लोअर हाफ एट स्पेसिफिक साइट continuous cell divide to form bud। तो ये हो गई बेटा बडिंग इन द हाइड्रा, ठीक है बेटा। अब आता है कि अगर रिपीटेड बडिंग हो, जैसे यीस्ट के अंदर लगातार बडिंग होती है, तो लगातार बडिंग होती है तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नंबर की बड कौन सी है और रिसेंटली फॉर्म्ड बड कौन सी है। तो ये तो अपन ने एक बनाया, ये यीस्ट है, many a times they are arranged like this, एक लॉन्ग चेन ऑफ बर्ड रहती है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट बर्ड ये रहेगी बेटा और सबसे यंगेस्ट जो इसके पास में है वो प्रेजेंट। तो दिस इज देयर आल्सो फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से कुछ एनिमल्स में, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ टेपवर्म, 10th क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने टेपवर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि टेपवर्म जो होता है इस तरह से उसमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं और पीछे ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेगमेंट कीप ऑन इंक्रीजिंग, इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है, 600 700 तक पहुंच जाता है और ईच सेगमेंट जो होता है इसको कहा जाता है ग्लॉटेड। ग्लॉटेड, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज ग्लॉटेड। और बेटा हर ग्लॉटेड में और कोई ऑर्गन हो या नहीं हो, दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी ग्लॉटेड में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्लॉटेड जो बन रहे हैं दिस इज फॉर्म्ड बाय द बडिंग, बडिंग से बन रहे और लगातार ये इस तरह से बनना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन प्रोसेस बेटा ऑरिनिया में भी होता है, जिसको जेलीफिश कहते हैं। जेलीफिश में भी जब बडिंग होती है तो लगातार न्यू जेलीफिशेस फॉर्म होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टेपवर्म का एज वेल एज द जेलीफिश का, यानी उनके पॉलिप फॉर्म से। 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप सीडेंट्री होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मेड्यूसा मोटाइल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा सीलेंट्रेटा फाइलम का। और पॉलिप से मेड्यूसा बनना और मेड्यूसा से पॉलिप बनना, उस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये आप लोगों ने करा होगा और नहीं हुआ है तो मेरी जो 11th क्लास की किंगडम एनिमेलिया की वीडियोस हैं उनको अगर देख लोगे तो वो बहुत इजीली आपको एनसीईआरटी का है बेटा, एनटीएससी लेवल का है, बहुत हायर लेवल नहीं बना रखा है मैंने, वो इजीली समझ में आ जाएगा कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। तो ये हो जाता है बेटा बडिंग, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बडिंग। तो ये तो हो गई फर्स्ट, मतलब हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग।
अब आते asexual reproduction in plants. So next is asexual reproduction in plants. अब बच्चे asexual reproduction किसे कहते हैं, वो हम पहले कर चुके कि if a single parent is involved with or without the formation of gamete, no fertilization, the offspring will be genetically similar to the parent, वो होते हैं asexual reproduction. अब बेटा प्लांट्स में हम उसे asexual reproduction नहीं कह करके उसकी जगह हम कहते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल. ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. लेकिन प्लांट्स में whenever we are talking about the asexual, we cannot use word asexual, we have to use vegetative reproduction. अब सबसे पहले चीज आता है वेजिटेटिव क्यों. तो कोई भी प्लांट होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट होता है वेजिटेटिव और एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव. आज हम लोगों को ये दोनों पार्ट्स ही पढ़ने हैं. वेजिटेटिव पार्ट के फर्दर पार्ट्स होते हैं दैट इज रूट्स, स्टेम and third is the leaves. Root, stem and leaves are the vegetative part of plant, while reproductive part may only flower. ठीक है, फ्लावर का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, देन वी विल स्टडी. अभी हम लोगों को करना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसलिए हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करेंगे. You know, roots develop from the radicle of the seed embryo. It is positively geotrophic, negatively phototrophic, positively hydrotrophic, ये हम सबको पता है. स्टेम जो होता है वो प्लूमूल से डेवलप होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होता है. लीव्स ऑलवेज अराइजेस ऑन द स्टेम. लीव्स जो होती है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है. रूट, स्टेम और लीव्स तीनों ही मॉडिफाइड हो सकती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सपोर्ट, वेरियस थिंग. ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है. हमें ये देखना है कि हाउ दीज रूट, स्टेम एंड लीव्स रिप्रोड्यूस. तो सबसे फर्स्ट आते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो जब इनमें से किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो देन दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो हम कह सकते हैं when root, stem or leaf reproduce, then it is called vegetative reproduction. अब बात आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वो दो कौन से टाइप्स है बेटा? वन इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव reproduction and second is called as artificial vegetative reproduction. दो हमारी एनसीईआरटी बुक में
नेचुरल का ही दे रखा है कि भाई स्पेसिफिकली उसको सेपरेट नहीं कर रखा कि वेदर इट इज नेचुरल और वेदर दिस इज आर्टिफिशियल, दे हैव गिवन इन अ सिंगल पैराग्राफ। तो लेकिन हम इसको फॉर कन्वीनियंस इसको डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में, वन इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Okay, now first we will do natural vegetative reproduction। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग जो मेथड यूज करेंगे, जैसे सिंपली हम ये कहें कि रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, तो बेटा बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे डेलबर्जिया सीसू, शीशम को कहते हैं बेटा, शीशम आप लोगों ने सबने देख रखी है बेटा। शीशम की रूट्स जमीन में बेटा मूव करती जाएगी और कहीं से भी ऊपर जमीन के ऊपर आके एंड गिव राइज टू द न्यू शीशम ट्री, न्यू शीशम प्लांट, वो नया शीशम का प्लांट डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो रूट से रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। उसके अलावा सेम चीज गुआवा भी अगर एक पेड़ लगा हुआ है तो वो अपने आप ही कहीं पे भी छोटे गुआवा के प्लांट ग्रो हो जाएंगे उसके नियर बाय यानी इमीडिएटली नियर नहीं, कुछ 15-20 फीट के बाद। हमें क्या लगता है कि भाई इधर इतने सारे गुआवा के पेड़ इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसका फ्रूट गुआवा गिरा होगा और सीड्स जर्मिनेट हो गए होंगे। नहीं बेटा, ऐसे ही शीशम के भी सीड्स गिरे होंगे और जर्मिनेट नहीं, वो शीशम की रूट ही जर्मिनेट होती है एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। इसी तरह से ये तो हुए, हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसी तरह से डहेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, यूजुअली विंटर में ब्लॉसम करता है बेटा, बड़े बड़े फूल आते हैं इसमें, बहुत बिग साइज के, बहुत सुंदर अलग अलग कलर्स के। तो ये डहेलिया के क्या होता है, राइजोम प्रेजेंट होता है, यानी जमीन के अंदर रूट फूड स्टोर कर लेती है जिसको राइजोम कहते हैं, और वो राइजोम गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो रूट्स के अंदर ये इस तरह से हो गया। सेकंड अगर अपन लोग देखें बाय द स्टेम, तो स्टेम से कौन करता है, पोटैटो। आपको पता है पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है जो फूड स्टोर कर रही है। उस पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी इस तरह से आईज प्रेजेंट होती हैं। These eyes are nothing but the nodes। ये आईज को और कुछ नहीं है बल्कि नोड्स हैं, एंड दे गिव राइज टू बर्ड्स। इसमें क्या राइज होंगे बेटा, बर्ड। आपने कई बार देखा होगा घर में अगर आलू रखे रहते हैं तो उनमें छोटे छोटे से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जर्मिनेट होने लगते हैं, दैट इज द बर्ड। हम इसको अगर कट करके लगा दें तो वी विल गेट अ न्यू प्लांट। तो पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। इसी तरह से गार्लिक, अनियन, ओके, बनाना में भी अंडरग्राउंड स्टेम जाएगा बेटा, ठीक है। ये सारे स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अब आप कहोगे कि मैम आपने स्टेम कटिंग नहीं बताई, रोज। बेटा वो रोज ऑटोमेटिकली अपनी स्टेम से जर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द natural vegetative reproduction, we are not talking about artificial vegetative reproduction। इसलिए ना तो मैंने रोज का स्टेम कटिंग की बात करी, ना मैंने चाइना रोज के स्टेम कटिंग की बात करी, है ना। कोई भी ऐसे प्लांट की बात नहीं करी जिस रोज के नीचे रूट से भी निकल के आ जाती है, रोज की रूट से भी निकलती है रूट्स रोज में। यस मैम।
बेटा वो रूट से जो निकलती है ना, वो लोअर जो स्टेम की ब्रांच से ही निकलती है। रूट से ऐसा नहीं निकलता कि एक फ्लावर यहाँ, एक प्लांट यहाँ है रोज का और दूसरा प्लांट वहां पे निकल जाए, ऐसे डिस्टेंस पे नहीं निकलेगा कि यहाँ निकल जाए, नहीं, वो यहीं से ही ब्रांचेस ब्रांचेस निकलती, तो वो लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकल सकता है बंच के फॉर्म में। जब इधर से दूसरी जगह से निकलते हैं तो हम कह देते हैं वो रूट से निकल रहे हैं। तो ये हो गया बेटा स्टेम। नेक्स्ट आता है लीव्स। लीव्स का एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ये बेटा बोर्ड में भी आता है कि नेम द लीफ और नेम द प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय द लीव्स। तो ब्रायोफिलम जो होता है वो लीफ से रिप्रोड्यूस करता है, नेचुरल मेथड। प्लांट पर लीफ लगी हुई है, वो डिटैच हुई और इसकी लीफ कैसी होती है बेटा, फ्लैशी। डिटैच हुई, जमीन पर गिरी और उसमें इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से ये नॉचेस प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज नॉच। ये नॉचेस प्रेजेंट होते हैं और इन नॉचेस से क्या होती है बेटा, न्यू रूट और यहाँ छोटी छोटी सी लीव्स ये डेवलप हो जाती है इस तरह से। और जब ये डेवलप हो जाती हैं तो ये तब तक डेवलप होती है, इतने ये डिकम्पोज हो जाती है बेटा। डिकम्पोज हो जाती है तो ईच बर्ड से, जो नॉच से जो न्यू जर्मिनेट हुई है बर्ड, ईच विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। हर एक नया प्लांट बना सकता है और ये एक नेचुरल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि नेचुरली इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो दिस इज अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव मोड ऑफ reproduction. Now we come on to the second, that is artificial vegetative reproduction. So next we are coming on to that artificial vegetative mode of reproduction. अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन्हें कौन यूज करता है बेटा? तो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय, पहला हॉर्टिकल्चरिस्ट, जो फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चरिस्ट, है ना। जो फ्रूट्स के बाग लगाते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, उनको कहा जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसके अलावा फ्लोरिकल्चरिस्ट, जो फ्लावर्स की खेती करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही यूज करते हैं, ठीक है। एंड इवन दोज हु डू द एग्रीकल्चर, तो दैट इज एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो। जैसे शुगर केन, पोटैटो, इनकी तो खेती ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होती है। इनको तो आप सीड के थ्रू ग्रो ही नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द डूइंग, फॉर फार्मिंग, और यू कैन से फॉर ग्रोइंग द शुगर केन एंड द पोटैटो, दे रिक्वायर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पे ही, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ what are the advantages of vegetative reproduction? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैं VR शॉर्ट फॉर्म से लिख रही हूँ कि क्या एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये बेटा,
बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द क्रॉप कैन बी ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है, दैट इज शुगर केन एंड पोटैटो। तो शुगर केन और पोटैटो ऐसी क्रॉप है जो केवल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही ग्रो करती है, तो उसमें एग्रीकल्चरिस्ट आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। सेकेंड, द प्लांट्स रेज्ड, RAISED, रेज्ड कह लो या ग्रोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब जिन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रेज कर रहे हैं, कैन बियर मतलब हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन those who produced from seed। क्या मीनिंग हुआ इसका बेटा? कि वो प्लांट जिनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो कर रहे हैं उनमें जल्दी से फूल भी आते हैं और जल्दी से फ्रूट भी आ जाते हैं, एज कंपैरिजन टू दोज प्लांट जिनको हमने जर्मिनेट करवाया है, सीड से जर्मिनेट होके जो ग्रो करे। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक मैंगो की स्टेम कटिंग लाके और घर में वो स्टेम कटिंग को लगा दो, तो ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी उसी अगर आपने अभी लगाया है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसमें मैंगो आ जाएंगे, चाहे 1 2 4 मैंगो ही आए, छोटा सा ही प्लांट होगा उसका, लेकिन उसमें मैंगो आ जाएंगे एक ही साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर मैं एक गुठली मतलब जो उसका सीड है मैंगो का, उसको जमीन में बो दूं, वो 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, एक साल में वो थोड़ा ग्रो करेगा, और इस तरह से उसको ग्रो करने में कम से कम भी नहीं तो 7 to 10 ईयर्स लगेंगे, और 7 to 10 ईयर्स के बाद उसमें फ्रूट आएगा। यानी वो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है और उसके बाद उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, जबकि जो हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं तो वो ऑलरेडी वो वाला तो उसके, क्योंकि वो पेरेंट से ली हुई है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रेडी है, तो इसलिए उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज कंपैरिजन टू दोज हु प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो अगर मुझे सपोज एक खेती करनी है और मैं सोचूं कि मैं अपने खेत में मैंगो के पेड़ बो दूं और मैंने सीड से बोए, अब मैं पागलों की तरह साल दर साल नहीं आएंगे और मेरे मरने के बाद में उसमें मैंगो आने लगे, क्या फायदा हुआ मेरे मैंगो ट्री ग्रो करने का? तो अगर मैंने मैंगो प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से करा होता है, मैं मैंगो बेचती है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा कि सम ऑफ द प्लांट्स which lost the ability to produce seed can be